IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विकास में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये इकोनॉमिक्स भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का चैप्टर नंबर 4 है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। ये क्लास 11 की एनसीईआरटी है। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मेंस में प्री में पूछे जाते हैं, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो। हर जगह पूछे जाते हैं मानव पूंजी किसे कहते हैं, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, और मानव विकास क्या है, और मानव संसाधन किसे कहते हैं, सबके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये एनसीईआरटी क्लास 11 इकोनॉमिक्स का चौथा चैप्टर है, भारत में मानव पूंजी का निर्माण। भारत में मानव पूंजी का निर्माण कैसे हुआ है, हमें इसके बारे में अच्छे जाना है, और मानव पूंजी के निर्माण में क्या क्या चुनौतियां आती हैं, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन प्री में और मेंस में पूछे जाते हैं, तो इनकी समझ बहुत ज़रूरी है होना। इस चैप्टर को जब हम पढ़ लेंगे तो हमें क्या क्या समझ हमारी बन जाएगी। तो मानव संसाधन किसे कहते हैं, मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है, मानव विकास की अवधारणाओं को आप समझ सकेंगे। और मेंस में मानव संसाधन, मानव पूंजी और मानव विकास से जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। मानव पूंजी में निवेश, आर्थिक समृद्धि और मानव विकास के परस्पर संबंधों को जानेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय की आवश्यकताओं को समझेंगे, और भारत की शैक्षिक उपलब्धियों की जानकारी भी हम यहाँ प्राप्त करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है पीटी के पॉइंट व्यू से और मेंस के पॉइंट व्यू से। लिखा है परिचय। सबसे पहले परिचय की बात करें, लिखा है मानव जाति के विकास को बहुत अधिक प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करें। ये शायद मनुष्य के ज्ञान संग्रह करने की और उसका प्रसारण करने की क्षमताएं ही हैं, जो मनुष्य बातचीत, लोकगीत और बड़े बड़े व्याख्यानों के माध्यम से करते आ रहे हैं। मनुष्य ने यह शीघ्र जान लिया है कि हमें कार्यों को कुशलतापूर्वक करने के लिए अच्छे प्रशिक्षण और कौशल की आवश्यकता होती है। तो अगर हम अच्छा प्रशिक्षण करें और अच्छा कौशल प्राप्त करें, स्किल करते हैं, तो कहीं न कहीं मानव विकास होता है और मानव तेजी से उन्नति करता है। हम जानते हैं कि किसी शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति से अधिक होते हैं। तो जिसका श्रम कौशल, याद रखना, अशिक्षित व्यक्ति से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, जिनको शिक्षा प्राप्त होती है। इसी कारण से पहला दूसरे की अपेक्षा अधिक आय का सृजन करता है। तो जो शिक्षित व्यक्ति होता है वो आय का सृजन अधिक करता है, जो अशिक्षित होता है वो आय का सृजन कम करता है। इसीलिए शिक्षा भी एक बहुत जरूरी है मानव पूंजी के लिए, ठीक है। और आर्थिक समृद्धि में इसका योगदान क्रमशः अधिक होता है। शिक्षा पाने का प्रयास केवल उपार्जन क्षमता बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि उसके और भी अधिक मूल्यवान लाभ होते हैं। तो शिक्षा केवल ये नहीं प्राप्त करने के लिए होता है कि केवल हमें पैसा कमाना है, शिक्षा से और भी मूल्यवान लाभ होते हैं। शिक्षा लोगों को उच्चतम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है। तो उच्च सामाजिक स्थिति और गौरव कौन प्रदान करता है, शिक्षा प्रदान करता है। या किसी व्यक्ति को अपने जीवन में बेहतर विकल्प का चयन कर पाने में योग्यता भी देता है। अगर किसी को विकल्प में, जीवन में कौन सा विकल्प चुनना है, क्या चुनना है, तो उसके लिए एक जो है अच्छा विकल्प भी देता है। व्यक्ति को समाज में चल रहे परिवर्तनों की बेहतर समझ प्रदान करता है और नव परिवर्तनों को बढ़ावा देता है। शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नई तकनीकों को अपनाने में भी सहायक होती है। देश शिक्षा के अवसरों को विस्तार की आवश्यकता पर बल देते हैं, क्योंकि यह विकास प्रक्रिया को तेज करती है, ठीक है। तो मानव में शिक्षा का जो है बहुत जरूरी है। जब तक शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तब तक मानव का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है। आगे लिखा है मानव पूंजी क्या है। अब हम मानव पूंजी क्या है इसकी बात करेंगे। तो मानव पूंजी जिसे एक संसाधन एक रूप में, जैसे आप लोगों के पास अकाउंट में पैसा होता है तो वो आपका पूंजी होता है, वैसे पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए और आपके परिवार के लिए आप क्या हैं, पूंजी हैं। देश के लिए भी, समाज के लिए भी और मानव के आप परिवार के लिए भी। तो मानव भी क्या है, एक पूंजी है। तो लिखा है जिस प्रकार एक देश अपने भूमि जैसे भौतिक संसाधनों को कारखानों जैसे भौतिक पूंजी में परिवर्तित कर सकता है, उसी प्रकार वह अपने छात्र रूपी मानव संसाधनों को नर्स में, किसान में, अध्यापक में, अभियंता इंजीनियर में और डॉक्टर जैसे मानव पूंजी में भी परिवर्तित कर सकता है। तो ये इन्हीं सबको क्या कहते हैं, मानव पूंजी कहते हैं। समाज को सबसे पहले पर्याप्त मात्रा में मानव पूंजी की जरूरत है। जब तक मानव पूंजी नहीं रहेगी तब तक समाज में पर्याप्त विकास नहीं हो सकता है, देश का विकास नहीं हो सकता है। जो ऐसे योग्य व्यक्तियों के रूप में अधिक होती है, जो पहले स्वयं
प्रशिक्षित हो चुके हों और प्रोफेसरों आदि के रूप में कार्य करने योग्य हों। और दूसरे शब्दों में हमें अन्य मानव पूंजी जैसे नर्स, किसान, अध्यापक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि को तैयार करने के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों के रूप में बेहतर मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जो टीचर होता है, जो शिक्षक होता है, वो अन्य मानव संसाधन को बनाता है, मानव पूंजी को बनाता है। ठीक है, आगे लिखा है, इसका अर्थ है कि हमें मानव संसाधनों को मानव पूंजी के रूप में परिवर्तित करने के लिए मानव पूंजी निवेश की भी आवश्यकता होती है। तो मानव संसाधन को हमें किस में बदलना होता है? मानव पूंजी में बदलना होता है। इसके लिए हमें निवेश अर्थात पूंजी की भी आवश्यकता होती है। आइए इन प्रश्नों के माध्यम से मानव पूंजी के अर्थ को कुछ अधिक स्पष्ट रूप से जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो लिखा है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है ये जानना है। क्या किसी देश की आर्थिक समृद्धि और वहाँ की मानव पूंजी में कोई संबंध होता है ये जानना है। क्या मानव पूंजी के निर्माण का संबंध मनुष्य के सर्वाधिक हर क्षेत्र में विकास से है, जिसे आमतौर पर मानव विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों के सवालों को अच्छे से समझना होगा, और जब इसको हम अच्छे से समझते हैं तो हमें मेंस लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, लिखा है आगे, भारत में मानव पूंजी निर्माण में सरकार की क्या भूमिका होती है। ये क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि मानव पूंजी निर्माण में सरकार की क्या भूमिका होती है, तो आपको ये लिखना भी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लिखा है, मानव पूंजी के स्रोत क्या होते हैं। तो लिखा है, शिक्षा में निवेश को मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। याद रखना, मानव पूंजी के लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा। शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य और कौशल विकास, ये तीन चीज मिल करके मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। तो शिक्षा में निवेश, अगर शिक्षा में निवेश किया जाए और शिक्षा में अधिक पैसा खर्च किया जाए तो मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य में निवेश, कार्य के दौरान प्रशिक्षण, प्रबंधन तथा सूचना आदि मानव पूंजी के निर्माण के अन्य स्रोत होते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मानव पूंजी के लिए प्रशिक्षण भी जरूरी है, प्रबंधन भी, मैनेजमेंट भी जरूरत है, सूचना तकनीक की भी जरूरत है, जो मानव पूंजी के निर्माण में योगदान देते हैं। आपके माता पिता आपकी शिक्षा पर व्यय क्यों कर रहे हैं? ठीक है, व्यय क्यों कर रहे हैं तो हमें जानना होगा। तो व्यय इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी आपको क्या करना है? पूंजी में बदलना है। व्यक्तियों द्वारा शिक्षा पर व्यय कुछ उसी प्रकार खर्च है जैसा कि कंपनियां निश्चित अवधि में अपने दीर्घकालीन निश्चित लाभ को सुधारने के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर करती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी भविष्य की आय को बढ़ाने के लिए शिक्षा पर निवेश करता है। शिक्षा की भांति ही स्वास्थ्य को भी इसी व्यक्ति के साथ साथ देश के लिए एक महत्वपूर्ण आगम माना जाता है। याद रखना, शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, जिससे मानव का विकास होता है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कौन कर सकता है? एक बीमार व्यक्ति या एक स्वस्थ व्यक्ति? तो स्वस्थ व्यक्ति किसी चीज को अच्छे से कर सकता है, एक बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए मानव पूंजी के लिए शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी जरूरी है। चिकित्सा सुविधाओं के सुलभ नहीं होने पर भी एक बीमार श्रमिक कार्य से विमुख रहेगा, इससे उत्पादकता में कमी आएगी। अतः इस प्रकार से स्वास्थ्य पर व्यय मानव पूंजी के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी एक बहुत जरूरी है। आगे लिखा है, प्रतिषेधी आयु विज्ञान, टीकाकरण, चिकित्सकीय आयु विज्ञान, बीमारियों के क्रम में उसकी चिकित्सा, और सामाजिक आयु विज्ञान, स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता और ज्ञान का प्रसार, और इसके साथ साथ स्वच्छ पेयजल का प्रावधान आदि पर करने वाली राशि स्वास्थ्य व्यय के विभिन्न रूप होते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में स्वास्थ्य पे पैसा खर्च किया जाता है। आगे लिखा है, स्वास्थ्य पर व्यय होता है वो श्रम बल की आपूर्ति को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाता है। तो जगह देखना, अगर पैसा ज़्यादा खर्च होता है स्वास्थ्य पे तो लोग जल्दी ठीक होंगे, इससे श्रम बल को बढ़ावा मिलता है, और इसी कारण यह मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत होता है। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए स्वास्थ्य का भी होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे लिखा है, फर्में अपने कर्मचारियों के कार्यस्थल पर प्रशिक्षण में व्यय करती हैं, और इसके कई तरीके हो सकते हैं। फर्म के अपने कार्यस्थान पर ही पहले से काम को जानने वाले कुशल कर्मचारियों को काम सिखा सकते हैं। दूसरे कर्मचारियों को किसी अन्य संस्थान या स्थानीय संस्थान में प्रशिक्षण पाने के लिए भेजा भी जा सकता है। ठीक है, आगे लिखा है, दोनों ही विधियों के अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर जो कुछ व्यय वहन करती है,
इसी कारण यह फर्म इस बात पर बल देगी कि प्रशिक्षण के बाद वह कर्मचारी एक निश्चित अवधि तक अवश्य फर्म के पास ही कार्य करें। इस प्रकार फर्म उनके प्रशिक्षण पर दिए गए व्यय को उगाही अधिक उत्पादकता से हुए लाभ के रूप में कर पाने में सफल रहती है। कार्य के दौरान प्रशिक्षण पर बल किया गया व्यय भी इस दृष्टि से मानव पूंजी का एक प्रमुख स्रोत होता है। तो मानव पूंजी निर्माण के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो आईएएस की ट्रेनिंग हो, बीपीएससी ट्रेनिंग हो, यूपीपीसीएस ट्रेनिंग हो, डॉक्टर की ट्रेनिंग हो, तो जो ट्रेनिंग दी जाती है वो भी मानव पूंजी का क्या करती है, निर्माण करती है। ऐसे खर्च की तुलना में श्रम उत्पादकता में वृद्धि से हुए लाभ कहीं अधिक होते भी हैं। ठीक है, आगे लिखा है, व्यक्ति अपने मूल स्थान की आय से अधिक आय वाले रोजगार की तलाश में प्रवासन या पलायन करते हैं। तो जो प्रवास करते हैं, पलायन जो लोग करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, रोजगार की तलाश में करते हैं। जैसे लोग जो है यूपी बिहार से दिल्ली आकर के बसे हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन मुख्यतः गांव में बेरोजगारी के कारण ही होता है। जब गांव में बेरोजगारी होती है तभी लोग शहरों की ओर क्या करते हैं, पलायन करते हैं। तकनीकी शिक्षा संपन्न अभियंता आदि डॉक्टर आदि भी अच्छे वेतन मानों की अपेक्षा में दूसरे देशों में चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ के डॉक्टर देखा होगा अक्सर अमेरिका या दूसरे देश चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पैसा ज़्यादा मिलता है। प्रवासनों की दोनों ही परिस्थितियों में परिवहन की लागत और उच्चतर निर्वाह लागत के साथ साथ एक अनजाने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में रहने की मानसिक लागतें भी प्रवासी श्रमिकों को सहन करनी पड़ती हैं, क्योंकि जिस स्थान पे वो जाते हैं वहाँ का सांस्कृतिक परिवेश क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इसका मतलब है वहाँ भी ये बदलाव उनको देखने को मिलेगा और उनके जीवन पर उसको पड़ता भी है। किंतु नए स्थान पर उसकी कमाई प्रवास से जुड़ी सभी लागतों से कहीं अधिक होती है। अतः प्रवासन पर व्यय में भी मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य स्रोत होता है। तो याद रखना, जो प्रवास करते हैं लोग, उस पर जो व्यय किया जाता है भी मानव पूंजी का क्या करता है, बढ़ाता है। तो मानव पूंजी के लिए ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्या जरूरी है, व्यक्ति श्रम बाजार और दूसरे बाजार जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए व्यय करते हैं। तो हमारे यहाँ स्वास्थ्य पर जो है और शिक्षा पर क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। वहीं यह जानना चाहते हैं कि किसी विभिन्न प्रकार के कार्यों में वेतनमान क्या है या फिर क्या शैक्षिक संस्थाएं सही प्रकार के कौशल में प्रशिक्षण दे रही हैं और किस लागत पर। क्या जानकारी मानव पूंजी में निवेश से प्राप्त मानव पूंजी के भंडार का सदुपयोग करने की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसलिए श्रम बाजार तथा अन्य बाजारों के विषय में जानकारी प्राप्त करने पर किया गया व्यय भी मानव पूंजी निर्माण का एक स्रोत होता है। तो जो हम याद रखना, जो इस पे खर्च करते हैं हम बाजार पर, ये भी मानव पूंजी निर्माण को क्या करता है, बढ़ाता है। भौतिक पूंजी की अवधारणा के आधार पर भी मानव पूंजी के वैचारिक स्थान की संरचना की गई है। दोनों प्रकार की पूंजी के बीच जो है कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं होती हैं, जिसको हम यहाँ पर एक जो है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, टेबल पे यहाँ पे दिया गया है कि मानव पूंजी में भौतिक और मानव पूंजी क्या होता है। ठीक है, तो भौतिक और मानव पूंजी में क्या अंतर होता है, इसी चीज को यहाँ पे बताया गया है। तो लिखा है, दोनों ही प्रकार की पूंजी सुविचारित निवेश जो है निर्णयों का परिणाम होती है। मतलब दोनों में पैसा की आवश्यकता होती है। भौतिक पूंजी में निवेश का निर्णय अपने ज्ञान के आधार पर लिया जाता है। इस संबंध में उद्यमी के पास अनेक प्रकार के निवेश विकल्पों की आंतरिक प्रतिफल पर का दर का आकलन कर पाने का ज्ञान होता है। ठीक है, मतलब दोनों में जो है क्या होना चाहिए, पैसा की जरूरत पड़ती है, दोनों में विकल्प ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो भौतिक पूंजी जिसे आपका जो प्रॉपर्टी होती है, जो आपका पैसा होता है, जो आपका घर होता है, और मानव पूंजी जो आपका घर में लोग रहते हैं। तो उसी चीज़ को यहाँ पर तकनीकी रूप से बताया गया। इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ों को समझा दिया है मैंने। ठीक है, आगे लिखा है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि क्या है। तो मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि में क्या संबंध होता है, यहाँ से क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में और ये बीपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो लिखा है, राष्ट्रीय आय में किसका योगदान अधिक होता है, किसी कारखाने के कर्मचारी का या सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का। मतलब राष्ट्रीय आय में एक कारखाने के कर्मचारी की आय अधिक होती है या एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ का। हम जानते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित की अपेक्षा अधिक होता है। तो हमारे यहाँ जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं उनका कौशल अधिक होता है, जो अनपढ़ होते हैं उनका कौशल कम होता है। इसी कारण वह अपेक्षाकृत अधिक आय अर्जित कर पाता है। कौन, जो शिक्षित होता है। आर्थिक समृद्धि का अर्थ देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि से होता है। ठीक है, फिर भी स्वाभाविक ही है कि किसी शिक्षित व्यक्ति का योगदान अशिक्षित की तुलना में कहीं अधिक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अधिक समय तक
जो है व्यवधान रहित श्रम की आपूर्ति कर सकता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति अगर रहेगा तो बहुत दिनों तक वो ऐसा नहीं होगा कि बीमार रहे और काम रुक जाए, तो वो बहुत दिनों तक काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं मानव पूंजी निर्माण के लिए एक अस्थायी दिल्ली में स्कूल बनाया गया और मानव पूंजी के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। बच्चों को मानव पूंजी बनाने के काम में लगे हुए हैं। तो शिक्षा मानव पूंजी का एक महत्वपूर्ण परिणाम होता है। आगे लिखा है, इसीलिए स्वास्थ्य भी आर्थिक समृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारक बन गया जाता है। अतः कार्य के दौरान प्रशिक्षण, श्रम बाजार की जानकारी, प्रवसन आदि के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति की उपार्जन क्षमता का क्या करते हैं, संवर्धन करते हैं, उन्हें बढ़ाते हैं। मानव की संवर्धित उत्पादकता या मानव पूंजी न केवल श्रम की उत्पादकता को बढ़ाती है बल्कि यह साथ ही साथ परिवर्तन को भी प्रोत्साहित कर नवीन प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की क्षमता भी विकसित करती है। तो जब कोई व्यक्ति मानव पूंजी में जो है उत्पादकता बढ़ाता है तो उसके अंदर नवीन तकनीकी को ग्रहण करने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, आगे लिखा है, शिक्षा समाज में परिवर्तन और वैज्ञानिक प्रगति को समझ पाने की क्षमता प्रदान करती है, जिससे आविष्कारों और नव परिवर्तनों में सहायता मिलती है। इसीलिए जो शिक्षित श्रम शक्ति की उपलब्धता नवीन प्रौद्योगिकी को अपनाने में सहायक होती है। मानव पूंजी की वृद्धि के कारण आर्थिक वृद्धि होती है। इसे सिद्ध करने के लिए व्यवहारिक साक्ष्य सभी स्पष्ट नहीं है। इसका कारण मापन की समस्याएं हो सकती हैं। उदाहरण के लिए स्कूली वर्षों की गणना जो है शिक्षार्थी अनुपात और नामांकन दर आदि के आधार पर शिक्षा का मापन और उसकी गुणवत्ता को आर्थिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं पर मौद्रिक व्यय और जीवन प्रत्याशा तथा मृत्यु दर आदि से देश की संसाधन के वास्तविक स्वास्थ्य स्तर पर कहीं ज्ञान नहीं होता है। तो ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो स्वास्थ्य पैसा खर्च करते हैं उसे जीवन प्रत्याशा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यदि इन सूचकों का प्रयोग कर विकसित तथा विकासशील देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य स्तरों को प्रति व्यक्ति आय में सुधारों की तुलना करें तो हमें मानव पूंजी के परिवर्तनों में साहचर्य दिखाई पड़ता है। साहचर्य मतलब दोनों में अच्छा संबंध बना रहता है, किंतु प्रति व्यक्ति आय, वास्तविक आय में ऐसी कोई प्रवृत्ति स्पष्ट नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। तो जैसे विकासशील देशों जैसे भारत है तो यहाँ मानव पूंजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी अधिक नहीं है। यह मानना तर्क संगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक ओर जहाँ प्रवाहित उच्च आय उच्च स्तर पर मानव पूंजी के सृजन का कारण बन सकती है, तो दूसरी ओर उच्च स्तर पर मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता भी मिलती है। ठीक है, आगे लिखा है, भारत ने तो बहुत पहले आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को समझ लिया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना में कहा गया है कि एक विशाल जनसंख्या वाले देश में तो विशेष रूप से मानव संसाधन मानव पूंजी के विकास को आर्थिक विकास की युक्ति में महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। तो हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना का विषय भी था मानव पूंजी। उचित शिक्षण प्रशिक्षण या कर एक विशाल जनसंख्या अपने आय में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाली परिसंपत्ति बन सकती है। तो याद रखना, अगर जनसंख्या कितनी भी ज़्यादा हो, अगर उसको हम सही शिक्षण दे दें, सही प्रशिक्षण दे दें, तो वो जो है क्या हो जाएगी, वो देश के लिए वो बोझ नहीं बनेगी और वो देश के विकास में अपना योगदान देती रहेगी। ठीक है, आगे लिखा है, साथ ही यह वांछित दिशा में सामाजिक परिवर्तन भी सुनिश्चित कर देती है। मानव पूंजी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक समृद्धि के बीच कारक प्रभाव संबंध का स्पष्ट निरूपण कठिन होता है, किंतु जो है अगर देखा जाए तो दोनों क्षेत्र में साथ साथ जो है समृद्धि हुई है। संभवतः प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धि ने दूसरे देश की समृद्धि को सराहा है। तो मतलब एक समृद्धि जब किसी क्षेत्र की होती है तो दूसरा क्षेत्र भी क्या होता है, आगे बढ़ता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कहा गया है कि ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम AI कहते हैं, ठीक है, के माध्यम से जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेंगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर और साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हैं। तो याद रखना, आने वाले समय में कंप्यूटर का ज्ञान तेजी से बढ़ेगा और अन्य विषयों का भी महत्व बढ़ता जाएगा।
जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण। तो आज समस्या क्या है? जलवायु परिवर्तन की, बढ़ते प्रदूषण की और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे, क्योंकि जलवायु परिवर्तन और बढ़ते ये क्या कहते हैं पर्यावरण प्रदूषण के कारण और दूसरी तरफ संसाधन भी कमी हो रही है। तो लोगों को ऊर्जा देना है, भोजन देना है, पानी देना है, स्वच्छता देना है, तो इसके लिए क्या होगा? हमें नए नए रास्ते की खोज करनी पड़ेगी। इसी कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोग प्रबंधन न और टीके के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अभिगम की आवश्यकता को बढ़ा देते हैं। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने की ओर अग्रसर है। तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। इस नीति का दृष्टिकोण या सुझाव देना है कि केवल मानव पूंजी का निर्माण ही भारत की अर्थव्यवस्था को उच्च विकास की राह पर ले जा सकता है। ठीक है, इसलिए मानव पूंजी को बनाने की जरूरत बहुत अधिक है। भारत में आगे चलकर मानव पूंजी निर्माण ही इसकी अर्थव्यवस्था को ज्ञान परिदृश्य पर आधारित आर्थिक समृद्धि के उच्च पथ पर ले जाएगा। तो इसलिए मानव पूंजी बहुत जरूरी है, और मानव पूंजी जितना निर्माण होगा उतना ही भारत क्या होगा? विकसित होगा। ठीक है, अब यहाँ देख लिखा है, आगे लिखा है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में भारत। आज क्या है? ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बदल रही है, यह नया कॉन्सेप्ट है, तो इसको याद करने की जरूरत है। आज भारत उस मामले में आगे बढ़ रहा है। तो लिखा है भारत में पिछले 2 दशकों में सॉफ्टवेयर उद्योग ने बहुत प्रगति का उत्साहजनक प्रदर्शन किया है। तो हमारा सॉफ्टवेयर उद्योग क्या है? एक ज्ञान आधारित उद्योग है। अब तो उद्यमी, नौकरशाह और राजनेता सभी इस बारे में अपने विचार अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसे आज का ट्विटर है, कि सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारत किस प्रकार अपने आप को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर सकता है। कि नया कॉन्सेप्ट, इसको समझने की बहुत जरूरत है। अर्थतंत्र में परिवर्तन कर सकता है। कुछ ग्रामीणों द्वारा ईमेल के प्रयोग के उदाहरणों को ऐसे व्यापक परिवर्तन का संकेत माना जा रहा है। इसी प्रकार से ई प्रशासन को भविष्य के एक मार्ग के रूप में जाना जा रहा है। तो ई प्रशासन भी आजकल क्या है? बहुत जरूरी है। सूचना तकनीकी का सही मूल्यमान को वर्तमान आर्थिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएं मानव विकास करने में सक्षम होंगे? या चर्चा करें तो बिल्कुल होंगे। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मानव पूंजी का विकास करना होगा तो हमें सूचना तकनीक को वहां तक क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मानव पूंजी और मानव विकास में क्या संबंध होता है। मानव पूंजी और मानव विकास में संबंध के बारे में भी क्वेश्चन मेंस में और पीटी में पूछे जाते हैं। लिखा है ये दोनों परिभाषिक शब्द मिलते जुलते भले ही प्रतीत होते हैं, पर इनके बीच स्पष्ट अंतर है। मानव पूंजी की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य को श्रम की उत्पादकता बढ़ाने का माध्यम मानती है। कौन? मानव पूंजी। मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब लोगों में पढ़ने लिखने तथा जो है सुदीर्घ स्वस्थ जीवन यापन की क्षमता आती है, तभी वह ऐसे अन्य चयन करने में सक्षम हो पाते हैं जिन्हें वे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो मानव पूंजी के लिए जरूरी है ये, लेकिन मानव विकास के लिए इसको एक दीर्घकालीन परिवर्तन की जरूरत है। मानव पूंजी का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का एक साधन मानता है। तो मानव पूंजी क्या है? एक रास्ता है केवल मानव विकास तक पहुंचने का। यह साध्य उत्पादकता में वृद्धि करता है। इस मतानुसार शिक्षा और स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अनुत्पादक है। अगर उससे वस्तुओं सेवाओं का निर्गत वृद्धि न हो, याद रखना, अगर हम शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय कर रहे हैं और उससे कोई भी पैसा उससे कोई लाभ न मिल रहा है, तो वो कोई किसी काम का नहीं है। मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। भले ही शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर निवेश से श्रम की उच्च उत्पादकता में सुधार नहीं हो, किंतु इसके माध्यम से मानव का कल्याण जरूर होता है। तो मानव के कल्याण के लिए मानव विकास होता है। अतः श्रम ही उत्पादकता में सुधार के पक्ष को अनदेखा करते हुए भी बुनियादी शिक्षा और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का अपना अलग महत्व हो जाता है। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति का बुनियादी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अधिकार सिद्ध हो जाता है। दूसरे शब्दों में समाज के प्रत्येक सदस्य को साक्षर और स्वच्छ जीवन जीने का अधिकार होता है। तो याद रखना, ये भी जो है हर समाज का क्या है? अधिकार। ये हमारे संविधान ने दे भी रखा है। अब लिखा है भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति
क्या है। तो मानव पूंजी का निर्माण की स्थिति क्या है ये देख लेते हैं। तो लिखा है इस खंड में हम भारत में मानव पूंजी निर्माण का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्यस्थल प्रशिक्षण, प्रवसन, सूचना निवेश का परिणाम होता है। तो ये 5 चीज मिल करके ही मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। इनमें से शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के 2 महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो याद रखना, शिक्षा और स्वास्थ्य मानव पूंजी निर्माण के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। मेंस में आप इसी तरह से लिख सकते हैं अच्छे से। आगे लिखा है हम जानते हैं कि भारत देश की प्रशासन व्यवस्था संघीय है। इसमें केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय, नगर निगम और नगर पालिका, ग्राम पंचायत आदि हैं। भारत के संविधान ने सभी स्तर के प्रशासकीय निकायों के कार्यों, दायित्वों को भी बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया। तो हमारे संविधान ने क्या किया है, सबके काम को अलग अलग तरीके से बिल्कुल अच्छे से बांट दिया है। इसी प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर व्यय तीनों ही प्रशासकीय स्तरों पर साथ साथ वहन किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तृत विश्लेषण जो है आगे किया गया, इसको हम और आगे से अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आगे लिखा है कि आप जानते हैं कि भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की देखरेख कौन करता है। तो भारत में शिक्षण क्षेत्र के विश्लेषण से पूर्व यहाँ हम शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को वे सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता पर विचार करेंगे। ठीक है, कि सरकार जो है स्वास्थ्य, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर कैसे हस्तक्षेप करती है और क्या व्यवस्था करती है। लिखा है हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी और सार्वजनिक लाभों को उत्पन्न करती है। इसी कारण इन सेवाओं के बाजार में निजी और सार्वजनिक संस्थाओं का अस्तित्व है। तो हमारे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों जो है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पर वे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं और उन्हें आसानी से बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है। तो सरकारी हस्तक्षेप के बिना स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक जो है पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए जब भी किसी बच्चे को किसी स्कूल या फिर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में भर्ती करा दिया जाता है जहां आवश्यक सुविधाएं नहीं प्रदान की जा रही हो, तो इससे पहले ही बच्चे को किसी अन्य संस्थान में हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया जाए। पर्याप्त मात्रा में हानि हो चुकी होगी। यही नहीं, इन सेवाओं के व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को सेवाओं की गुणवत्ता और लागतों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी नहीं होती है। इन परिस्थितियों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही संस्थाएं एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि जो मोनोपोली कर लेती हैं और वो भ्रष्टाचार करती हैं और शोषण करने लगती हैं। ठीक है, इसीलिए सरकार का नियंत्रण बहुत जरूरी है, नहीं तो जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो क्या करता है, मनमानी करता है। आज शिक्षा को और स्वास्थ्य को एक जो है बाजार के रूप में लूटा भी जा रहा है। यहाँ सरकार की भूमिका एक स्वरूप यह हो सकता है कि वह निजी सेवा जो है प्रदायकों को उचित मानकों के अनुसार सेवाएं देने और उनकी उचित कीमत उगाहने को बाध्य कर सके। तो इसीलिए सरकार की भूमिका होती है कि अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलती रहें। ठीक है, आगे लिखा है शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। तो हमारे यहाँ शिक्षा में सार्वजनिक सरकारी व्यय में लगातार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि जनसंख्या जैसे बढ़ रही है उसे मानव पूंजी निर्माण के लिए हमें शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि सरकार शिक्षा पर कितना व्यय करती है? सरकार द्वारा किए गए व्यय 7.92% से बढ़ करके आज 15.7% हो गया है। इसी प्रकार सकल घरेलू उत्पादन में इसका प्रतिशत 0.64 से बढ़ करके 4.13% हो गया है। ठीक है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य पर और घरेलू उत्पादन में इसका वृद्धि क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है। इस संपूर्ण समयावधि में शैक्षिक व्यय की वृद्धि समान नहीं रही है, इसमें अनियमित रूप से उतार चढ़ाव आते रहे हैं। यदि इस सरकारी व्यय के साथ हम व्यक्तियों के द्वारा किया गया निजी व्यय और परोपकारी, जो लोग जो है उपकार के लिए परोपकार का काम करते हैं, संस्थाओं में शैक्षिक व्यय को शामिल कर लें तो शिक्षा पर कुल व्यय और अधिक होना चाहिए। कुल शिक्षा व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च होता है, क्योंकि आज हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं, तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा में ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उच्चतर और तृतीयक शिक्षक संस्थाओं, उच्च शिक्षा के संस्थानों जैसे महाविद्यालयों, बहुत तकनीकी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों आदि पर होने वाला व्यय सबसे कम है। यदि भी औसत रूप से सरकार उच्चतर शिक्षा पर बहुत कम व्यय करती है, किंतु प्रति विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा पर व्यय प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, तो आज हमारे यहाँ उच्च शिक्षा पे पैसा कम खर्च होता है और प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संसाधनों को उच्चतर शिक्षा से प्राथमिक शिक्षा की ओर जो है कर दिया जा रहा है, ऐसा इसका मतलब बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो है बुनियाद को मजबूत करना बहुत जरूरी है, इसलिए प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
आगे लिखा है, जैसे जैसे हम विद्यालय शिक्षा का प्रसार करेंगे तो हमें उच्चतर शैक्षिक संस्थानों से प्रशिक्षण और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अतः शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यय में वृद्धि होगी। अगर ज़्यादा जो है पैसा खर्च करेंगे शिक्षा पर तो जो है हमें क्या होगा, नई नई भर्ती करना पड़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। 2014-15 में प्राथमिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी होने वाले सार्वजनिक व्यय में राज्यों के बीच काफ़ी अंतर है। जहां हिमाचल प्रदेश में इसका उच्च जो है स्तर कितना है, 34,651 रुपये, वहीं बिहार में 4,088 रुपये है शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है। ठीक है, तो कितना अंतर है। इसी प्रकार की विषमताओं के कारण ही विभिन्न राज्यों में शिक्षा के अवसरों और शैक्षिक उपलब्धियों के स्तर में बहुत भारी अंतर हो जाता है। इसीलिए हर जगह शिक्षा हमारे यहाँ अच्छी नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारी पैसा को क्या करते हैं, कहीं ज़्यादा खर्च होता है, कहीं कम खर्च होता है। विभिन्न आयोगों द्वारा शिक्षा व्यय के वांछित स्तर के साथ ही यदि शिक्षा व्यय की तुलना की जाए तो इसकी अपर्याप्तता समझ में आ सकती है। शिक्षा आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। तो सिफारिश ये की गई है कि कम से कम 6% पैसा किस पर खर्च किया जाए, शिक्षा पर। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर बनाया, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। तो यह 2009 में एक कानून बना था कि सभी को जो है शिक्षा क्या दी जाए, बिल्कुल मुफ्त दी जाए और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। यह नियम लागू किया गया। 1999 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति ने अनुमान लगाया था कि देश में 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा व्यय में शामिल करने के लिए जो है 10 वर्षों की अवधि में लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपये व्यय करना होगा। जितना पैसा नहीं खर्च करेंगे तो हमें जो है बच्चों को हम स्कूल तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सकल घरेलू उत्पाद के 6% के स्तर की तुलना में वांछित वर्तमान 4% व्यय का स्तर बहुत कम है। आने वाले वर्षों में 6% के लक्ष्य तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो जब तक 6% तक नहीं पहुंचेंगे तब तक शिक्षा का व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। जैसा कि सिद्धांतों में स्वीकार किया गया है कि भारत सरकार ने सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर लगाया भी जो है प्रारंभ कर दिया है। तो शिक्षा उपकर भी एक टैक्स होता है जो शिक्षा पे लगाया जाता है। ठीक है, शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को प्राथमिक शिक्षा पर व्यय करने हेतु सुरक्षित रखा गया है। याद रखना, जो शिक्षा उपकर से पैसा मिलता है वो प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च होता है। साथ ही सरकार ने उच्च शिक्षा संवर्धन के लिए भी एक विशाल धनराशि स्वीकृति कराने की बात कही है। उच्च शिक्षार्थियों के लिए एक नई ऋण योजना को भी घोषणा की गई है। भारत में शैक्षिक उपलब्धियां क्या है, ये बात कर लेते हैं। भारत में शैक्षिक उपलब्धियों में अगर हम बात करें तो संभावनाओं की हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो लिखा है, सामान्यतः किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों का आकलन वयस्क साक्षरता स्तर, प्राथमिक शिक्षा आपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आगे डाटा में दिया भी गया है। लिखा है, भविष्य की संभावनाएं क्या हो सकती हैं। सबके लिए शिक्षा अभी भी एक सपना है, तभी सबको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। बहुत से गरीब लोग अभी शिक्षा से वंचित हैं, जनजातियां हैं, SC ST सब हैं। यद्यपि वयस्क और युवा साक्षर दरों में सुधार हो रहा है, किंतु आज भी देश में निरक्षरों की संख्या उतनी ही है जितनी स्वाधीनता के समय भारत की जनसंख्या थी। भारत के संविधान सभा ने 1950 में संविधान को पारित करते समय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में स्पष्ट किया था कि सरकार संविधान पारित होने के 10 साल के अंदर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगी, जो बहुत बाद में जाकर के हुआ। ठीक है, 9 में हुआ। इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो हम 100% शिक्षा को हो जाएगी। ठीक है, लिंग समानता पहले से बेहतर हुई है। तो हमारे लिंग समानता भी क्या हुई है, बेहतर हुई है। लड़की लड़कों में काफ़ी अंतर जो था वो काफ़ी खत्म हुआ है। अब साक्षरता में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कम होता रहा है, जो लिंग समानता की दिशा में एक सकारात्मक विकास है। अब लड़कियां लड़के दोनों बराबर पढ़ रहे हैं और इसकी ओर अभी आगे बढ़ भी रहे हैं। नारी शिक्षा को भारत में और प्रोत्साहित किए जाने के कई कारण हैं। अब नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के क्या कारण, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे शिक्षा नारी की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्तर में सुधार, और साथ ही स्त्री शिक्षा प्रजनन दर और स्त्रियों और बच्चों के स्वास्थ्य देखभाल पर अनुकूल प्रभाव डालती हैं। तो महिलाएं जब पढ़ी लिखी होती है तो उनके और उनके बच्चों पर जो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उसके बारे में समझ लेती हैं। अतः हमें साक्षरता स्तर सुधारने के अपने प्रयासों में जो है शिथिलता नहीं आने देनी चाहिए।
अभी हमें 100% वयस्क साक्षरता दर प्राप्त करने के लिए अनेक मंजिलें को पार करना होगा। तो 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए अभी हमें बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, बहुत सारी चुनौतियों को हमें दूर करना होगा। आगे लिखा है उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी। तो उच्च शिक्षा लेने वालों की कमी हमारे देश में है, क्योंकि उच्च शिक्षा तक लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं, उससे पहले शिक्षा छोड़ देते हैं। तो भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत ही नुकीला है, ऐसे है। प्राथमिक शिक्षा में इतने लोग हैं तो उच्च शिक्षा में इतने लोग हैं, जो दर्शाता है कि उच्चतर शिक्षा का स्तर तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं। यही नहीं, शिक्षित युवाओं की बेरोजगारी दर भी उच्चतम है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातक और ऊपर अध्ययन किया हुआ युवा पुरुषों के बीच बेरोजगारी दर 19% थी। उनके शहरी समकक्षों में 16% अपेक्षाकृत कम स्तर पर बेरोजगारी दर थी। सबसे गंभीर रूप से प्रभावित लोगों में लगभग 30% बेरोजगार हैं, जो युवा ग्रामीण महिलाएं थी। इसके विपरीत ग्रामीण और जो है शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्तर के शिक्षित युवाओं में से केवल 3 से 6% बेरोजगार थे। ठीक है, लेकिन अब बेरोजगारी क्या हो गई, ज़्यादा बढ़ भी गई है। आगे लिखा है संवर्धित श्रम बल सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार इस स्थिति में अभी तक सुधार अपेक्षित है, मतलब सुधार अभी करने की जरूरत है। अतः सरकार को उच्च शिक्षा के लिए अधिक धन का आवंटन करना चाहिए तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के स्तर में सुधार लाना चाहिए, ताकि वहां पढ़ रहे छात्र रोजगार योग्य कौशल प्राप्त कर सकें। जब कम पढ़े लिखे लोगों की तुलना की जाती है तो शिक्षित लोगों का एक बड़ा अनुपात क्या है, बेरोजगार है। तो क्यों बेरोजगार है, क्योंकि उनको उतना काम नहीं मिल पा रहा है। निष्कर्ष में क्या कहा गया है, मानव पूंजी निर्माण और मानव विकास के आर्थिक सामाजिक लाभों से तो सभी परिचित हैं। भारत में केंद्र और राज्य सरकारें शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करती आ रही हैं। तो याद रखना, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर केंद्र और राज्य दोनों पैसा खर्च करते आ रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं समाज के सभी वर्गों को सुनिश्चित रूप से सुलभ कराई जानी चाहिए, ताकि आर्थिक समृद्धि के साथ साथ समता को प्राप्ति भी हो सके। भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है। तो भारत के पास वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति है, हमें उसको बहुत सही तरीके से उपयोग करने की जरूरत है। समय की मांग है कि गुणात्मकता सुधार करें और इस प्रकार की परिस्थितियों का भी निर्माण करें कि उन्हें भारत में पर्याप्त रूप से जो है प्रयुक्त किया जा सके। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा। शिक्षा में निवेश मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। तो शिक्षा में जब निवेश करते हैं तो मानव का क्या हो जाता है, मानव पूंजी में बदल जाता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ बूझ से किए गए निवेशक निर्णयों का परिणाम है, जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। तो जितना हम पढ़े लिखेंगे भविष्य में उतना आय के स्रोत क्या होंगे, बढ़ेंगे। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवर्तन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। पूंजी निर्माण के दोनों स्तरों में कुछ समानताएं और कुछ विषमताएं भी होती हैं। आगे लिखा है मानव पूंजी निर्माण में निवेश को प्रभावपूर्ण और समृद्धि बढ़ाने का वाला एक माना जाता है। आगे लिखा है मानव विकास इस विचार पर आधारित है कि शिक्षा स्वास्थ्य दोनों मनुष्यों के कल्याण के लिए अभिन्न है, क्योंकि जब लोगों के पास पढ़ने और लिखने का दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की योग्यता होगी, तभी वे उन मूल्यों का मापन करने में सक्षम होंगे जिनको वे महत्व देते हैं। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को दर्शाता है। तो अगर याद रखना, शिक्षा पर ज़्यादा पैसा सरकार करती है, तो इसका मतलब शिक्षा सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण जो है पहलू होता है। ठीक है, तो चैप्टर में जो महत्वपूर्ण चीज़ था मैंने बता दिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।